हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द चैनल विंग्स ऑफ सिविल्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी नई अप्रोच स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है नियो लिबरलिज्म। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ नियो लिबरलिज्म। और नियो लिबरलिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि नियो लिबरलिज्म की दो फॉर्म है। एक है नियो लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल इकोनॉमी और एक है नियो लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नियो लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल इकोनॉमी से। इसने नियो लिबरलिज्म की फाउंडेशन रखी है, तो हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि नियो लिबरलिज्म का बैकग्राउंड क्या है, ये कब इमर्ज हुई और कैसे इमर्ज हुई। बैकग्राउंड की बात करें तो नियो लिबरलिज्म का एमरजेंस जो है वो लेट 1970s और 1980s में हुआ। ठीक, अब देखते हैं कि इसका एमरजेंस हुआ क्यों। सबसे पहला रीज़न था जो इसकी एमरजेंसी के पीछे, वो था कि लोगों को किनेशियन सिस्टम पर से और वेलफेयर स्टेट पर से भरोसा उठ गया था। किनेशियन सिस्टम और वेलफेयर स्टेट का ये मानना था, उनका ये बिलीव था कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए पोर की हेल्प करने के लिए और पोर की अपग्रेडेशन के लिए। लेकिन 1970s में क्या हुआ, इकॉनमी का डाउनफॉल हो गया, तो लोगों ने इन सिस्टम्स को अडॉप्ट करना शुरू कर लिया। फिर दूसरा रीज़न जो रहा इसकी एमरजेंसी के पीछे, वो था कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे। मतलब ऑयल शॉक्स, स्टैगफ्लेशन। ऑयल शॉक्स मतलब कि फ्यूल की प्राइसेस में सडन इंक्रीज़ हो गया। और स्टैगफ्लेशन बोलें तो जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ राइज करने लग जाएं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक, तीसरा रीज़न जो रहा इसकी एमरजेंसी के पीछे, वो था कि लीडर जैसे कि रोनाल्ड रीगन थे यूएसए के और मार्गरेट थैचर थे यूके के, इन लीडर्स ने जो है फ्री मार्केट्स को और डीरेगुलेशन को सपोर्ट करना और प्रमोट करना शुरू कर लिया था। फ्री मार्केट्स बोलें तो जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल लेस हो और प्राइवेट ओनरशिप जो है वो ज़्यादा हो। इंटरनेशनल रिलेशंस में नियो लिबरलिज्म की बात करें तो इसको बोला जाता है कि ये लिबरलिज्म का ही रिवाइवल है, मतलब लिबरलिज्म का कमबैक है। और इसको इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि रियलिस्ट क्रिटिक्स जो थे उनको रिस्पॉन्ड किया जा सके। अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि नियो लिबरलिज्म पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या बोलती है और नियो लिबरलिज्म जो है इंटरनेशनल रिलेशन में क्या बोलती है। पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो इसका फोकस है मार्केट फंडामेंटलिज्म पे, डीरेगुलेशन पे, प्राइवेटाइजेशन पे, ऑस्टेरिटी पे और फ्री ट्रेड पे। सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटलिज्म क्या है। फंडामेंटलिज्म मतलब कि इनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था फ्री मार्केट्स पे, कि फ्री मार्केट्स होंगी तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर इनका बोलना था कि डीरेगुलेशन होनी चाहिए। डीरेगुलेशन मतलब कि गवर्नमेंट का नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए मार्केट्स में। तीसरी चीज़ इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का बोला। प्राइवेटाइजेशन के मतलब मोर प्राइवेट ओनरशिप, मार्केट्स में प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा होनी चाहिए। चौथी बात इन्होंने करी ऑस्टेरिटी की। मैं आपको ऑस्टेरिटी समझाती हूँ कि क्या होता है। ऑस्टेरिटी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं कि जब गवर्नमेंट का बजट कम पड़ जाए, गवर्नमेंट की इकॉनमी डाउनफॉल में चल रही हो, तो ऐसे में पब्लिक स्पेंडिंग्स को कट करना, ठीक, टैक्स को इंक्रीज़ करना ताकि गवर्नमेंट पैसे जो है वो बचा सके। ठीक, क्या हो गया ऑस्टेरिटी, कि पब्लिक स्पेंडिंग को कट करना और टैक्स को इंक्रीज़ करना गवर्नमेंट का पैसा बचाने के लिए। और ऐसा कैसे किया जा सकता है, पब्लिक स्पेंडिंग कट कैसे हो सकती है, लाइक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट पैसा लगाना बंद कर दे, स्कूल, कॉलेजेस, ब्रिजेस, एक्स्ट्रा रोड्स वगैरह जो भी हैं उन चीज़ों में पैसा खर्च करना बंद कर दे और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे, जॉब्स को कट कर दे, लोगों की जो पे हैं उनको कम कर दे। तो इस तरह से पब्लिक स्पेंडिंग को कट कर देना और लोग जो टैक्स फिल कर रहे हैं टैक्स को इम्प्रूव कर देना, टैक्स को इंक्रीज़ कर देना, पहले जो टैक्स है उससे ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर लेना। इस प्रोसेस को ऑस्टेरिटी बोलते हैं। और नियो लिबरल्स जो थे उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी में ऑस्टेरिटी को सपोर्ट करा है। और फिर इन्होंने लास्ट में सपोर्ट करा है फ्री ट्रेड को। फ्री ट्रेड बोलें तो जब कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं तो उन पे टैरिफ्स लगते हैं, मतलब कि टैक्स लगते हैं। और इन्होंने बोला कि वो टैक्स नहीं लगने चाहिए, ट्रेड जो है वो फ्री होना चाहिए। अब दूसरी बात करें नियो लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में नियो लिबरलिज्म ने एनार्की सिस्टम को एक्सेप्ट करा है। जैसे रियलिस्ट का बोलना था कि इंटरनेशनल सिस्टम जो एनार्किक है, स्टेट के ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो नियो लिबरलिज्म का भी यही कहना था कि हाँ एनार्की सिस्टम है,
इनार्की सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, पर सेम टाइम पे इनका ये बोलना था कि इंस्टीट्यूशंस और कॉपरेशन जो है वो पॉसिबल है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कॉपरेशन करवा सकते हैं और कॉपरेशन जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में पॉसिबल है। और इवन इनार्किक सिस्टम में ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है कि कॉपरेशन किया जाए। और इंटरनेशनल रिलेशन में न्यूलिबरलिज्म के जो थिंकर्स थे वो थे रॉबर्ट क्यूहन, जोसेफ नाई और रॉबर्ट एक्सेलरोड। अब हम बात करते हैं न्यूलिबरलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स की। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया उसमें इन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के इम्पोर्टेंस की बात की है। इनका ये मानना है कि इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये इंस्टीट्यूशंस कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इनका ये कहना है कि अगर ये इंस्टीट्यूशंस होंगे तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो इन्हेंस हो जाएगी। फिर इनका ये कहना है कि ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एनार्की को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके इफ़ेक्ट को कहीं ना कहीं मिटिगेट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस एनार्की के इफ़ेक्ट को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है इनका कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, और ये प्रिंसिपल जो था वो दिया था क्यूहान और नाई ने। इसमें इन्होंने रियलिस्ट का जो आइडिया है उसको चैलेंज करा। रियलिस्ट का आइडिया क्या था कि कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है पावर को गेन करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए, सिक्योरिटी हासिल करने के लिए। लेकिन कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में इन्होंने रियलिस्ट के इस आइडिया को चैलेंज करा। इनका ये कहना था कि कंट्रीज़ के बीच में, स्टेट्स के बीच में सिर्फ एक ही लिंक एस्टेब्लिश नहीं होता है। सिर्फ पावर गेन करने के लिए, सिक्योरिटी गेन करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट गेन करने के लिए कंट्रीज रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करती हैं, बल्कि स्टेट्स के बीच में मल्टीपल चैनल्स होते हैं। मल्टीपल चैनल्स के ज़रिए वो लिंक होती हैं। उनके बीच में सिर्फ गवर्नमेंटल जो टाइज हैं वही नहीं होती हैं, बल्कि कंट्रीज़ बिजनेसेस के ज़रिए, ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए, पीपल्स के ज़रिए और आइडियाज़ के ज़रिए भी इंटरेक्ट करती हैं। इनका ये कहना था कि एक सिंगल इशू डिसाइड नहीं कर रहा है कि कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन होगा कैसा होगा, ठीक है, बल्कि फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइज भी हैं कंट्रीज़ के बीच में। फॉर्मल टाइज मतलब डिप्लोमेटिक टाइज हैं, मिलिट्री टाइज हैं। इनफॉर्मल टाइज बोलें तो बिजनेसेस वर्क कर रही हैं कंट्रीज़ के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं। पीपल टू पीपल टाइज हैं, मतलब एक कंट्री के स्टूडेंट दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ऐसी टाइज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कंट्रीज़ के बीच में, ऐसे लिंक एग्जिस्ट करते हैं। और जो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि मिलिट्री कंसर्न्स इम्पोर्टेंट हैं। फिर इनका ये बोलना था कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जो सॉवरेन स्टेट हैं, उसमें जो मिलिट्री फोर्स है वो यूज़लेस हो जाती है। वो कंट्रीज़ जो है मिलिट्री फोर्स का यूज़ बहुत कम करती हैं, और मिलिट्री फोर्स का यूज़ करना सॉवरेन स्टेट्स को रिस्की लगता है। अगर मिलिट्री का यूज़ करेंगे तो कंट्रीज़ के लिए रिस्की कैसे होगा, क्योंकि कंट्रीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ट्रेड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर वो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर देंगी तो उनके एग्जिस्टेंस को भी उतना ही खतरा होगा जितना कि सामने वाली कंट्री को होगा। फिर इन्होंने बात करी एब्सोल्यूट गेंस की वर्सेस रिलेटिव गेंस की। रियलिस्ट ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रियलिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि रिलेटिव गेंस के बारे में सोचो। रिलेटिव गेंस मतलब कि दूसरे के पास कितनी पावर है उससे ज़्यादा पावर गेन करो, ठीक, कि मतलब दूसरे के कंपैरिजन में करो, जो भी करना है दूसरे के कंपैरिजन में करो। अगर आपको अपना सर्वाइवल चाहिए तो दूसरे के कंपैरिजन में करो और दूसरे से ज़्यादा करो। लेकिन नियोलिबरल्स का ये कहना था कि एब्सोल्यूट गेन पे फोकस करो। एब्सोल्यूट गेन हो गया कि सबका बेनिफिट सोचो, डिड वी ऑल गेट बेनिफिटेड। इनका ये मेन पॉइंट था कि सबका बेनिफिट हो रहा है ना। फिर चौथे नंबर पे इन्होंने बात करी रैशनैलिटी की और कोऑपरेशन की। रियलिस्ट की तरह इनका यही मानना था कि स्टेट जो है रेशनल एक्टर्स हैं, मतलब स्टेट जो है वो एक क्लियर कट गोल लेके चलती हैं कि उनको पावर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट चाहिए या क्या चाहिए, ठीक। लेकिन वो अपने इन इंटरेस्ट को, इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को कोऑपरेशन के ज़रिए गेन करना चाहती हैं, ना कि पावर के ज़रिए, ना कि फोर्स के ज़रिए, ठीक है। कि रेशनल हैं स्टेट, वो अपना इंटरेस्ट लेके चलती हैं, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को कोऑपरेशन के ज़रिए गेन करना चाहती हैं।
बात कर लेते हैं नियो लिबरलिज्म के की स्कॉलर्स की और उनके वर्क्स की। सबसे पहले स्कॉलर थे रॉबर्ट क्यूहेन। इनकी बुक थी आफ्टर हेगेमोनी, जो कि 1984 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में इन्होंने बोला कि कोऑपरेशन इज़ पॉसिबल इवन विदाउट अ हेगेमोन थ्रू इंस्टीट्यूशंस। इनका ये कहना था कि कोऑपरेशन जो है वो पॉसिबल है किसी सेंट्रल अथॉरिटी के बिना भी, और वो किस तरह पॉसिबल है, वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पॉसिबल है। फिर दूसरे स्कॉलर थे जोसेफ नाई। जोसेफ नाइव ने सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट दिया था। ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट किसने दिया, तो वो थे जोसेफ नाई। जोसेफ नाई का ये कहना था कि कंट्रीज़ के बीच में अट्रैक्ट करने की और कोऑपरेट करने की एबिलिटी है, रादर देन कि वो ज़बरदस्ती अपने इंटरेस्ट मनवाएं, बल्कि वो कोऑपरेट करके भी अपने इंटरेस्ट पूरे कर सकती हैं। दूसरी चीज़ जो जोसेफ नाई के साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि इन्होंने कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का मॉडल दिया था क्यूहेन के साथ मिल करके। थर्ड स्कॉलर जो हैं वो हैं रॉबर्ट एक्सेलरॉड। रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने गेम थ्योरी मॉडल्स दिया था, जिसमें इन्होंने ये बोला कि जो सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टर्स होते हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं। अब इसकी क्रिटिसिज्म्स को शुरू करने से पहले हम नियो लिबरलिज्म का और रियलिज्म का एक डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर हम करें इंटरनेशनल सिस्टम की बात, तो देखते हैं कि इन दोनों अप्रोचेज़ ने क्या बोला कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है। नियो लिबरलिज्म की बात करें तो उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एनार्किक है, ठीक। और सेम चीज़ रियलिज्म वालों ने बोली थी कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है। अब बात करें कोऑपरेशन की, तो नियो लिबरलिज्म वालों ने बोला कि कोऑपरेशन जो है वो पॉसिबल है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, लेकिन रियलिज्म वालों ने बोला कि नहीं, कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, सेल्फ हेल्प काम आएगी और वही डोमिनेट करेगा जिसके पास पावर है। फिर इन दोनों के फोकस की बात करें तो जो नियो लिबरलिज्म वाले थे उन्होंने एब्सोल्यूट गेन्स की बात करी है। उनका ये मानना था कि डिड वी ऑल गेट बेनिफिटेड, लेकिन जो रियलिज्म वाले थे उन्होंने पावर की बात करी है, सिक्योरिटी की बात करी है और रिलेटिव गेन्स की बात करी है कि दूसरे के मुकाबले में देखो कि आपने कितना हासिल किया। फिर एक्टर्स की बात करें तो नियो लिबरलिज्म वालों ने बोला कि प्राइमरी एक्टर स्टेट ही है, लेकिन जो NGOs हैं, IOS हैं, वो भी मैटर करते हैं। और रियलिज्म वालों की बात करें तो उन्होंने मेन एक्टर सिर्फ स्टेट को ही ठहराया है। उनके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस का कोई रोल नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब हम आते हैं इसकी क्रिटिसिज्म्स पे। सबसे पहली क्रिटिसिज्म जो इनको मिली वो मिली रियलिस्ट से। रियलिस्ट का ये कहना था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पावरफुल स्टेट्स के टूल्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस को पावरफुल स्टेट्स जो हैं वो यूज़ करती हैं अपने इंटरेस्ट मनवाने के लिए, अपना डोमिनेंस मेंटेन रखने के लिए। फिर दूसरी चीज़ जो रियलिस्ट ने बोली वो थी कि कोऑपरेशन जो है वो टेम्परेरी है और वो फ्रीजाइल है, एनार्की सिस्टम के अंदर कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब जो दूसरी क्रिटिसिज्म मिली इन्हें वो मिली क्रिटिकल थ्योरिस्ट से और मार्क्सिस्ट से। इनका ये कहना था, जैसे कि इन्होंने बोला कि कोऑपरेशन पॉसिबल है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस ज़रूरी है एनार्किक सिस्टम के अंदर, लेकिन इन लोगों का कहना था, क्रिटिकल थ्योरिस्ट और मार्क्सिस्ट का कहना था कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को और इनइक्वालिटीज़ को जो है वो मजबूत करते हैं, ना कि वो पीस को मेंटेन करते हैं और दूसरी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी मदद करते हैं। फिर इनको क्रिटिसिज्म मिली पोस्ट कॉलोनियलिस्ट की तरफ से। उनका ये कहना था कि ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज्म जो है वो ये भूल रहा है कि हिस्ट्री में उनके साथ क्या इनजस्टिस हुए हैं और वो फिर भी वेस्टर्न पावर्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका फेवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इनको क्रिटिसिज्म मिली वो मिली इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से। उनका ये कहना था कि जैसे नियो लिबरलिज्म वालों ने इकोनॉमिक ग्रोथ पे जोर दिया है, फ्री मार्केट्स पे जोर दिया है, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि फॉरेस्ट का ओवर यूज़ होगा, वाटर का ओवर यूज़ होगा, फॉसिल फ्यूल्स का ओवर यूज़ होगा, लैंड का ओवर यूज़ होगा, और जो पब्लिक गुड्स हैं, मतलब जैसे पानी जो है पब्लिक के इस्तेमाल की चीज़ है, फॉरेस्ट पब्लिक के इस्तेमाल की चीज़ है, इन चीज़ों को इन्होंने प्राइवेटाइज़ करने की बात की है। लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि जब इनको प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी इनकी, तो इनका रेगुलेशन जो है वो कम हो जाएगा और एक्सप्लॉयटेशन जो है इनकी वो बढ़ जाएगी। अब हम इसकी कुछ करंट रेलिवेंस को देखेंगे कि कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है इस थ्योरी की। तो बात करते हैं हम क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी की। जब हम क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो ये जो चीज़ है, ये जो नियो लिबरलिज्म वालों ने कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस दी है और इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन की बात की है, ये उस चीज़ को दर्शाती है। जैसे कि अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, जो कि 2015 में हुआ, तो इसमें जो है कंट्रीज़ जो है मिलकर सामने आई, बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर सामने आई। अब पहली तो बात ये हुई कि
जो पेरिस एग्रीमेंट था वो इन्वायरमेंट को लेकर हुआ था, मतलब मिलिट्री फोर्स, पावर, सिक्योरिटी, इन चीज़ों से हट करके था, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही थी। तो ये कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को शो कर रहा था। और दूसरी चीज़ हुई, यहाँ पे बात हुई इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन की। इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन कैसे हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है मिलकर सामने आई और उन्होंने ये डिसाइड करा कि हमें ग्लोबल कार्बन एमिशन को रोकना है ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। कंट्रीज़ का ये मानना था कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो किसी एक कंट्री को अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो सब कंट्रीज़ को अफेक्ट करेगा, चाहे वो रिच हैं चाहे वो पोर हैं। और इस तरह से ये एक इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन को दर्शाता है कि सब कंट्रीज़ ने मिलजुल के हाथ बढ़ाया, मिलजुल के इन्वायरमेंट के बारे में सोचा। फिर अगर हम बात करें ग्लोबल ट्रेड कन्फ्लिक्ट्स की जो आज के टाइम में चल रहे हैं, तो नियो लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या था कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, ओपन मार्केट्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे इकॉनमी ग्रोथ होगी और पीस को जो है वो प्रमोट किया जा सकता है इस तरीके से। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, ट्रेड वार्स हो रही हैं, टैरिफ्स लग रहे हैं और प्रोटेक्शनिज्म का जो है वो राइज हो रहा है। प्रोटेक्शनिज्म मतलब कि ट्रेड बैरियर्स पुट कर देना कि हाँ अगर इंपोर्ट होगी तो कैसे होगी, एक्सपोर्ट होगी तो कैसे होगी। फिर अगर हम देखें कि आज के टाइम में इंडिया में मेक इन इंडिया पॉलिसी चल रही है। मेक इन इंडिया के मतलब कि हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो इंडिया के अंदर बनाना है, हमें दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना है। फिर अमेरिका की पॉलिसी देखें, अमेरिका फर्स्ट करके है जो, ठीक है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इंटरडिपेंडेंस को कम करके नेशन को ये चीज़ें बोल रही हैं कि उनको सेल्फ रिलायंस को और नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज़ करना है। नेशंस जो हैं अपनी सेल्फ रिलायंस को जो है प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं रादर देन कि वो इंटरडिपेंडेंस की तरफ चलें। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये चीज़ें क्या कर रही हैं कि न्यू लिबरल का जो इकोनॉमिक एजम्पशंस थे उनको चैलेंज कर रही हैं। फिर उसके बाद देखें कि मल्टीपोलैरिटी का राइज हो रहा है, जैसे कि चाइना जो है पावर में बढ़ रही है, इमर्ज हो रही है, इंडिया जो है पावर में इमर्ज हो रही है, ठीक है। और ये जो इमर्जिंग पावर्स हैं ये इंस्टीट्यूशंस को रीशेप करने की बात कर रही हैं। जैसे कि चाइना और इंडिया जो है वोटिंग पावर्स ज़्यादा मांग रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि IMF में, वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि ये जो इमर्जिंग पावर्स हैं ये अपने अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। मतलब जैसे IMF था, WTO था, तो इनको लेकर के वो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। जैसे चाइना ने लॉन्च करा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ठीक है। और फिर देख लें जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो ये अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब जैसे ब्रिक्स कंट्रीज़ ने अपना एक नया डेवलपमेंट बैंक बनाया है जिसको NDB बोलते हैं, ठीक। क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक का एक अल्टरनेटिव आ गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये जो हैं ये अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं वेस्टर्न डोमिनेटेड पार्टीज़ के अगेंस्ट में, ठीक है। और सोर्स कॉपरेशन को प्रमोट किया जा रहा है। नियो लिबरलिज्म में बस इतना ही था। मिलते हैं अपनी नई थ्योरी के साथ में, नई अप्रोच के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।